रोनिश और आरोही की मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थीं। जिम के बाद रोनिश अक्सर आरोही की बेकरी द स्वीट स्पॉट पर जाता। रोनिश, जो 55,000 की सैलरी में भी खुद को कर्ज में डुबा रहा था, उसने देखा कि आरोही सिर्फ एक छोटी सी दुकान से अपने पूरे घर को चला रही है। भाई की फीस, मां का खर्च, सब कुछ। वो बेकरी के कैश फ्लो को ऐसे मैनेज करती थी जैसे कोई अनुभवी फाइनेंस मैनेजर। वो हर दिन हिसाब लगाती थी कि उसका खर्च और आय का अंतर क्या है। ये सादगी और आर्थिक मजबूती रोनिश को बहुत आकर्षित करती थी। लेकिन रोनिश के अंदर का अंधेरा अब बढ़ने लगा था। उसके तीनों क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट पूरी हो चुकी थी। क्रेडिट कार्ड कंपनियां अब लगातार उसे कॉल कर रही थीं। मिनिमम ड्यू भरने के बाद भी हर महीने ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसका क्रेडिट स्कोर तेजी से गिर रहा था, जो भविष्य में किसी भी बड़े वित्तीय फैसले के लिए खतरनाक था। तनाव इतना बढ़ गया कि उसका असर काम पर दिखने लगा। वो ऑफिस में छोटी छोटी गलतियां करने लगा। बॉस की चेतावनी मिली। उसकी लाइफस्टाइल ने अब उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी वार करना शुरू कर दिया था। रोनिश को एक बड़ी रकम चाहिए थी इन तीनों क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए। उसने अपने भाई विनय को कॉल किया। विनय, यार थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कुछ ज्यादा खर्च कर दिया है। मुझे बैंक से पर्सनल लोन लेना है। क्या यह सही रहेगा? विनय का जवाब सख्त था। रोनिश, तू पागल हो गया है? तूने क्रेडिट कार्ड का कर्ज क्यों लिया? पर्सनल लोन सबसे खराब कर्ज होता है। इस पर ब्याज दर बहुत ऊंची होती है और यह किसी एसेट के लिए नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारी उपभोग की गलती को छुपाने के लिए है। यह बैड डेट है। यह आग बुझाने के लिए पेट्रोल डालने जैसा है। विनय ने उसे डेप्ट कंसोलिडेशन, छोटे कर्जों को एक बड़े कम ब्याज वाले कर्ज में बदलना के बारे में समझाया। लेकिन रोनिश की क्रेडिट हिस्ट्री इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अच्छा कंसोलिडेशन लोन मिलना मुश्किल था। पर रोनिश को अब किसी भी कीमत पर अपनी आरोही से यह सच्चाई छिपानी थी। उसे अपनी ब्रांडेड इमेज को बचाना था। उसने विनय की बात नहीं मानी। उसने एक प्राइवेट बैंक से पर्सनल लोन ले लिया। कर्ज का इस्तेमाल सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में किया गया। इस प्रक्रिया को डेट रीफाइनेंसिंग कहते हैं। पर रोनिश के लिए यह कर्ज को टालना था, सुलझाना नहीं। जैसे ही लोन का पैसा आया, रोनिश को एक तात्कालिक खुशी मिली। उसके बैंक खाते में फिर से कुछ पैसे दिखने लगे थे। वो फिर से बड़े खर्च करने लगा, खासकर आरोही पर। रोनिश को लगा कि वो अब साफ हो गया है। उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी मासिक ईएमआई अब पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब उसकी 55,000 की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा केवल कर्ज चुकाने में जाने वाला था। इस बीच रोनिश और आरोही का रिश्ता उनके परिवारों तक पहुंच गया। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और शादी की बात तय हो गई। रोनिश बहुत खुश था, पर उसकी खुशी के नीचे पर्सनल लोन और उसकी बढ़ी हुई ईएमआई का बोझ दब गया था। शादी की तारीख तय हुई और साथ ही शादी का खर्च भी तय हुआ। रोनिश ने एक बार फिर कर्ज लिया, इस बार शादी के शानदार खर्चे के लिए। उसने खुद को समझाया कि शादी एक ही बार होती है। विनय ने जब पूछा तो रोनिश ने फिर झूठ कहा। उसे पता था कि अब वो सिर्फ आर्थिक नियमों को नहीं तोड़ रहा, बल्कि विश्वास की सबसे मजबूत नींव को कमजोर कर रहा है। पहले भाई से झूठ बोलकर और अब उस लड़की से छिपाकर, जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताने वाला था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि शादी के बाद रोनिश की आर्थिक हालत कैसी होती है।
और कैसे आरोही को पहली बार शक होता है।